क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि क्यों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में लाखों का पैकेज पाने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा तनाव और बर्नआउट का शिकार होते हैं? हाँ, ये तो आज के कॉरपोरेट जगत की एक बहुत ही आम और डरावनी सच्चाई बन गई है। बिल्कुल। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक संघर्ष कर रहा कलाकार या एक गुमनाम वैज्ञानिक दिन में 18-18 घंटे काम करके भी चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लिए रहता है। सही कहा। और ये एक ऐसा विरोधाभास है जो उस पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर देता है जिस पर हमारी आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। एकदम। मतलब प्रेरणा या मोटिवेशन को लेकर हमारी जो बुनियादी समझ है ना, उसमें कोई बहुत बड़ी खामी है। हाँ, क्योंकि ये विरोधाभास असल में उस इनाम और सजा वाले मॉडल की धज्जियां उड़ा देता है जिसे सदियों से स्कूलों और दफ्तरों में लोगों से काम करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ओहो, बिल्कुल। जब कोई बाहरी इनाम किसी इंसान की ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन जाता है तो अब वो ऊर्जा बहुत जल्दी एक बोझ में बदल जाती है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य केंद्र यही मनोवैज्ञानिक पहेली है। आज हमारे पास जो स्रोत दस्तावेज है, जिसका नाम है DWADASHA शक्ति.pdf, वो इसी पहेली को सुलझाता है। जी, और ये बहुत ही गहराई से इस विषय पर बात करता है। हाँ, तो हमारा मिशन है इसके एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से को डीकोड करना, जिसे स्रोत द्वादिशा शक्ति नंबर 3 आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहता है। बिल्कुल। आज हम गहराई से ये समझेंगे कि बाहरी इनामों की चमक इतनी जल्दी क्यों फीकी पड़ जाती है और सफलता की जो असली और न बुझने वाली आग होती है वो किसी इंसान के भीतर कैसे पैदा होती है। ये बहुत जरूरी विषय है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यह विषय सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है बल्कि मानव व्यवहार को हैक करने के एक चीट कोड की तरह है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दस्तावेज वास्तव में उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है जो मानती है कि इंसान केवल लालच या डर से काम करता है। अरे वाह, मतलब ये एक पूरी तरह से नया नजरिया है। बिल्कुल। ये एक ऐसा चश्मा है जिससे अगर कोई अपने खुद के फैसलों को देखे तो उसे समझ आएगा कि वो जिंदगी में फैसले किसी बाहरी दबाव में ले रहा है या अपनी किसी गहरी आंतरिक पुकार की वजह से। बहुत खूब। तो आइए सबसे पहले इस बुनियादी अंतर को स्पष्ट करते हैं। स्रोत में प्रेरणा को दो बिल्कुल अलग और विरोधी छोरों पर रखा गया है। जी, एक बाहरी प्रेरणा और दूसरी आंतरिक प्रेरणा। हाँ, बाहरी प्रेरणा या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसके तहत वो सब चीजें आती हैं जो दुनिया किसी को देती है, जैसे पैसा हो गया, कोई बड़ा पद हो गया या समाज में मिलने वाली तालियां। और स्रोत के अनुसार ये चीजें इंसान के अंदर एक अजीब सा दबाव और डर पैदा करती हैं। डर? मतलब किस तरह का डर? देखिए, इंसान का मस्तिष्क बाहरी इनामों के साथ बहुत अजीब तरह से खिलवाड़ करता है। जब प्रेरणा पूरी तरह से बाहरी होती है तो इंसान का ध्यान उस काम पर नहीं होता जो वो कर रहा है। अच्छा, तो ध्यान कहाँ होता है? उसका पूरा ध्यान उस नतीजे पर होता है जो भविष्य में मिलने वाला है। क्या ये काम करने से प्रमोशन मिलेगा या क्या लोग इस काम की तारीफ करेंगे? हाँ, ये तो बहुत आम बात है। और यही स्थिति मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय कर देती है जो चिंता और तनाव के लिए जिम्मेदार हैं। काम का आनंद खत्म हो जाता है। ओहो, मतलब काम सिर्फ उस इनाम तक पहुंचने का एक साधन मात्र रह जाता है। एकदम सही। अगर इसे एक उदाहरण से समझा जाए तो बाहरी प्रेरणा एक शुगर रश की तरह है। शुगर रश दिलचस्प है। हाँ, मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई बहुत मीठी चीज खाई, उसे तुरंत ऊर्जा का एक भयंकर उफान महसूस होगा। बिल्कुल, वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वो ऊर्जा अचानक से गिर जाती है और वो व्यक्ति पहले से भी ज्यादा थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करता है। हाँ, ये एनालॉजी बहुत सही है, लेकिन स्रोत इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को एक कदम और आगे ले जाता है। अच्छा, वो कैसे? बाहरी प्रेरणा का खतरा सिर्फ ये नहीं है कि उसकी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है, बल्कि सबसे बड़ा खतरा यह है कि समय के साथ इंसान का दिमाग उस इनाम का आदी हो जाता है। मतलब उसे और ज्यादा चाहिए होता है। बिल्कुल, इसे डोपामीन टॉलरेंस की तरह समझा जा सकता है। पहली बार मिली तारीफ से जो खुशी मिलती है, अगली बार उतनी ही खुशी पाने के लिए इंसान को उससे दोगुनी तारीफ की जरूरत पड़ती है। बाप रे, ये तो एक ऐसी भूख है जो कभी शांति नहीं होती। सही कहा। जबकि आंतरिक प्रेरणा, जिसमें व्यक्तिगत मूल्य, काम के प्रति जुनून और जीवन का उद्देश्य शामिल होता है, वो एक संतुलित आहार की तरह है। अच्छा, ये कोई अचानक आया उछाल नहीं है, बल्कि एक स्थिर और गहरी ऊर्जा है। और इसी संदर्भ में स्रोत ने महान वैज्ञानिक
अल्बर्ट आइंस्टीन का जिक्र किया है। हाँ, आइंस्टाइन का उदाहरण बहुत ही सटीक है। जब आइंस्टीन के जीवन को देखा जाता है तो ये स्पष्ट होता है कि वो किसी प्रयोगशाला में इसलिए नहीं बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई बहुत बड़ा बोनस मिलने वाला था, या कोई उन्हें रातों रात मशहूर करने वाला था। बिल्कुल। तो मतलब वो किस चीज के लिए काम कर रहे थे? आइंस्टाइन का उदाहरण इस बात का सटीक प्रमाण है कि जब काम ही इनाम बन जाए तो क्या होता है। उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की आंतरिक जिज्ञासा प्रेरित कर रही थी। वो सच में जानना चाहते थे कि चीजें कैसे काम करती हैं। हाँ, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, समय और स्थान का क्या रिश्ता है, ये सवाल उनके लिए इतने आकर्षक थे कि उन्हें किसी बाहरी मान्यता की जरूरत ही नहीं पड़ी। सच में स्रोत में उनका एक बहुत ही प्रभावशाली कोट भी दिया गया है। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। हाँ, और ये कल्पना ही वो आंतरिक उड़ान थी, वो खेल था जिसमें वे इतना खो गए थे कि दुनिया के सबसे जटिल भौतिक नियम उनके सामने स्पष्ट हो गए। क्या बात है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल, पूछिए। ये सब सुनने में ना बहुत आदर्शवादी लगता है। कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाना ठीक है, लेकिन क्या असल दुनिया में पैसा और पहचान सच में जरूरी नहीं है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है ना? मतलब क्या सिर्फ आंतरिक खुशी या जुनून से बिजली के बिल भरे जा सकते हैं? क्या समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बाहरी चीजें आवश्यक नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और मैं कहूंगी कि इसका तार्किक विश्लेषण करना बहुत जरूरी है ताकि ये चर्चा केवल किताबी न लगे। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी तो जीनी है। देखिए, स्रोत ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि पैसा बुरा है या समाज में पहचान की कोई कीमत नहीं है। भौतिक दुनिया में सर्वाइवल के लिए ये चीजें अपरिहार्य है। हाँ, पैसा तो चाहिए ही। पैसा इंसान को दरवाजे के अंदर ला सकता है, ये बुनियादी सुरक्षा दे सकता है, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। अच्छा, मतलब जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। बिल्कुल। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक बहुत अच्छी सैलरी के कारण किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम मिल गया। ठीक है, वो उस कमरे में दाखिल हो गया। हाँ, वो बाहरी प्रेरणा से वहां पहुंच गया, लेकिन अब कल्पना कीजिए कि अचानक उस प्रोजेक्ट में भयंकर मुश्किलें आ जाती हैं, परिणाम मिलना बंद हो जाते हैं। बॉस आलोचना करने लगता है। एकदम सही। काम उबाऊ और निराशाजनक हो जाता है। ऐसे समय में जब उस लाक्षणिक कमरे की बत्ती गुल हो जाती है, तब वो पैसा उस इंसान को उस अंधेरे में टिके रहने की ताकत नहीं दे सकता। ओहो, ये बहुत गहरी बात है। बाहरी प्रेरणा वाले लोग ऐसी स्थिति में या तो हार मान लेते हैं या काम में शॉर्टकट खोजने लगते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ वो सैलरी बचाना होता है। हाँ, क्योंकि उनका अंदर से तो कोई जुड़ाव है ही नहीं उस काम से। बिल्कुल। इसके विपरीत जो व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित होता है, वो उस अंधेरे में भी रास्ता खोजता है, क्योंकि उसके लिए वो चुनौती खुद को साबित करने का या कुछ नया सीखने का एक मौका होती है। एकदम सही। बाहरी चीजें यात्रा शुरू करवा सकते हैं, लेकिन जब रास्ते में तूफान आते हैं तो केवल आंतरिक आग ही इंसान को डटे रहने की शक्ति देती है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया है। तो अगर ये बात तय है कि दीर्घकालीन सफलता और मानसिक शांति के लिए आंतरिक प्रेरणा ही एकमात्र स्थायी इंजन है, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये है कि इस इंजन को बनाया कैसे जाए? जी, ये सबसे अहम हिस्सा है। क्या ये कोई ऐसी चीज है जो बस कुछ भाग्यशाली लोगों के डीएनए में होती है, या इसे जानबूझकर विकसित किया जा सकता है? इसे बिल्कुल विकसित किया जा सकता है। तो स्रोत इस आंतरिक प्रेरणा को हासिल करने के लिए 3 बहुत ही ठोस स्तंभ बताता है, और इसमें से पहला स्तंभ है महारत की चाहत, यानी मास्टरी। हाँ, और अक्सर लोग महारत शब्द को सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना है। हाँ, मतलब बेस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि महारत कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। ये हर दिन अपने कौशल में 1% सुधार करने की एक खामोश जिद है। 1% हर दिन? हाँ, और मनोवैज्ञानिक रूप से ये तब काम करने की इच्छा है जब कोई आपको देख नहीं रहा हो। स्रोत में बास्केटबॉल के दिग्गज माइकल जॉर्डन का जो उदाहरण है, वो इस महारत के विचार को बहुत गहराई से समझाता है। माइकल जॉर्डन की कहानी सच में बहुत प्रेरणादायक है। जॉर्डन की कहानी सिर्फ चैंपियनशिप जीतने या मशहूर होने की कहानी नहीं है। स्रोत बताता है कि जॉर्डन अभ्यास के दौरान इतने कठोर थे कि वे अक्सर अपनी टीम के साथियों से भी भिड़ जाते थे। हाँ, उनका फोकस पूरी तरह से खेल पर होता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी
कि एक बड़ी जीत के बाद जब पूरी दुनिया जश्न मना रही होती थी, तब भी वे वापस कोर्ट पर जाकर अपनी थ्रो का अभ्यास करते थे। सच में ये अविश्वसनीय है। उनका लक्ष्य किसी दूसरी टीम को हराना नहीं रह गया था। उनका असली मुकाबला कल वाले माइकल जॉर्डन से था। और उनका वो कोट यहाँ बहुत सटीक बैठता है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो परिणाम जरूर मिलेंगे। हाँ, I've always believed that if you put in the work, the results will come. जॉर्डन के इस व्यवहार के पीछे एक बहुत ही गहरा कॉग्निटिव बदलाव है। जब कोई व्यक्ति अपना ध्यान पूरी तरह से प्रक्रिया या काम की गुणवत्ता पर केंद्रित कर देता है, तो बाहरी परिणाम उसके नियंत्रण की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। मतलब उसे जीतने या हारने की चिंता नहीं रहती। बिल्कुल। अगर कोई दुनिया से मुकाबला कर रहा है तो वह तब रुक जाएगा जब वह नंबर 1 बन जाएगा। लेकिन अगर कोई खुद से मुकाबला कर रहा है तो सुधार की कोई सीमा ही नहीं है। बहुत खूब। श्रेष्ठ प्रदर्शन को अपना नया न्यूनतम मानक बना लेना। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा इस विडंबना पर गौर कीजिए कि जो इंसान अभ्यास के दौरान बाहरी नतीजों जैसे कि ट्रॉफी, पैसा या मीडिया की तारीफ की सबसे कम परवाह करता है, हाँ। और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी कला की बारीकियों को बेहतर बनाने पर लगाता है, अंत में दुनिया के सबसे बड़े बाहरी नतीजे उसी के कदमों में आकर गिरते हैं। स्रोत इसी बात को रेखांकित करता है कि जब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से अपने काम में डूब जाता है तो बाहरी सफलता एक बाय प्रोडक्ट या उप उत्पाद बन जाती है, मुख्य लक्ष्य नहीं। बिल्कुल, वो बस अपने आप मिल जाती है। अब महारत हासिल करने के लिए सबसे बुनियादी शर्त ये है कि काम की शुरुआत की जाए। हाँ, क्योंकि बिना शुरुआत के कुछ नहीं हो सकता। कोई बिना मैदान में उतरे खिलाड़ी तो बन नहीं सकता। और यहीं से हमारा दूसरा स्तंभ आता है, पहल करना, यानी इनिशिएटिव। ये एक ऐसा गुण है जिसकी आज के कॉरपोरेट और शैक्षणिक ढांचे में सबसे ज्यादा कमी दिखाई देती है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या है हमारी व्यवस्था में? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली हमें पहल न करना सिखाती है। वो कैसे? बचपन से ही एक छात्र को बताया जाता है कि उसे क्या पढ़ना है, कब परीक्षा देनी है और कैसे पास होना है। सब कुछ तय होता है। हाँ, सिलेबस और टाइम टेबल। और जब वो इंसान नौकरी में जाता है तो वो अपने बॉस से जॉब डिस्क्रिप्शन या काम की सूची मांगता है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो लोग सिर्फ आदेश का इंतजार करते हैं वो पूरी तरह से बाहरी प्रेरणा के गुलाम होते हैं। ओहो, मतलब वो खुद से कुछ नहीं करते। वे हमेशा यही सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके विपरीत जो लोग पहल करते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं यहाँ क्या नया कर सकता हूँ, या मैं किस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। बिल्कुल। और इस पहल वाले स्तंभ को समझाने के लिए स्रोत ने जो बिल गेट्स का जिक्र किया है, वो इस बात को पूरी तरह से साबित करता है। हाँ, बिल गेट्स का उदाहरण बहुत सटीक है। बिल गेट्स की कहानी इसलिए असाधारण नहीं है कि वे बहुत बुद्धिमान थे, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने किसी के कहने का इंतजार नहीं किया। सही बात है। किसी भी स्कूल के टीचर ने उन्हें प्रोग्रामिंग सीखने का होमवर्क नहीं दिया था। किसी ने उनसे ये नहीं कहा था कि जाओ और भविष्य के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ। हाँ, वो सब उनका अपना विजन था। ये उनकी अपनी आंतरिक जिज्ञासा थी, उनका अपना इनिशिएटिव था, जिसने उन्हें रात रात भर जागकर कोडिंग करने पर मजबूर किया। उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में पहल की जिसका उस समय कोई स्पष्ट रास्ता या सिलेबस नहीं था। एकदम। और गेट्स का यह कदम दर्शाता है कि पहल असल में अज्ञात से न डरने की क्षमता है, मतलब फियर ऑफ द अननोन से न डरना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी बाहरी निर्देश के बिना कोई काम शुरू करता है तो वो असफलता का पूरा जोखिम अपने ऊपर ले रहा होता है। हाँ, क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। बाहरी रूप से प्रेरित व्यक्ति ये जोखिम कभी नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो विफल हुआ तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन आंतरिक रूप से प्रेरित व्यक्ति उस काम को करने की प्रक्रिया को ही अपना इनाम मानता है, इसलिए वो बिना किसी आदेश के पहला कदम उठा लेता है। यही वो बिंदु है जो एक आम कर्मचारी को एक विजनरी लीडर में बदल देता है। बहुत ही गहरी बात है ये। और ये अज्ञात से न डरने वाली बात हमें सीधे तीसरे और सबसे निर्णायक स्तंभ की ओर ले जाती है। जी, जो कि है निरंतर प्रयास। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बिना किसी के कहे पहल कर दी। उसने किसी नए विचार पर काम शुरू किया। हाँ, उसने इनिशिएटिव ले लिया। और वो हर दिन उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मास्टरी पर काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन असल दुनिया कोई हॉलीवुड फिल्म तो है नहीं जहाँ कुछ ही मिनटों में सफलता मिल जाए। हाँ, यहाँ मोन्टाज नहीं चलते। असल दुनिया में जब कोई व्यक्ति कुछ नया करता है तो वो बार बार गिरता है, चीजें वैसी काम नहीं करती जैसा उसने सोचा था। ऐसे समय में क्या होता है? यहीं पर स्रोत का तीसरा स्तंभ काम आता है, निरंतर प्रयास यानी परसिस्टेंस। तो ये निरंतर प्रयास असल में है क्या? निरंतर प्रयास का मतलब सिर्फ जिद्दी होना नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक अवस्था है।
अच्छा। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है और गति बहुत धीमी हो जाती है या महीनों तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखता, तब बाहरी दुनिया उस व्यक्ति को छोड़ने की सलाह देने लगती है। हाँ, लोग कहने लगते हैं कि छोड़ो यार, कुछ और कर लो। बिल्कुल। बाहरी प्रेरणा पर निर्भर व्यक्ति ऐसे समय में काम छोड़ देता है क्योंकि उसे वो फीडबैक लूप या इनाम नहीं मिल रहा होता जिसकी उसे आदत थी। उसे वो तालियां नहीं मिल रही होती। लेकिन निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति इसलिए टिका रहता है क्योंकि उसकी प्रेरणा का स्रोत बाहर के नतीजों पर निर्भर ही नहीं है। एडिसन से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। हाँ, एडिसन की कहानी तो हर किसी ने सुनी है। स्रोत में बताया गया है कि लाइट बल्ब बनाने के अपने सफर में थॉमस एडिसन ने 1000 प्रयोग किए। 1000? सोचने में ही अजीब लगता है। जरा उस दौड़ की कल्पना कीजिए। एक इंसान बार बार एक ही चीज को बनाने की कोशिश कर रहा है और 999 बार विफल हो चुका है। हाँ, समाज हंसा होगा, साथी वैज्ञानिकों ने उनका मजाक उड़ाया होगा। लोगों ने कहा होगा कि वे अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बाहरी दबाव इतना अधिक रहा होगा कि कोई भी सामान्य इंसान हार मान लेता, बिल्कुल छोड़ देता। लेकिन एडिसन की आंतरिक आग किसी भी बाहरी ताने से ज्यादा मजबूत थी। उनका वो कोट जो स्रोत में दिया गया है, वो असफलता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। जी, उन्होंने कहा था, मैंने हार नहीं मानी है, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। I have not failed. I've just found 1000 ways that won't work. एडिसन का ये कथन केवल एक चतुर जवाब नहीं था, ये उनके काम करने के तरीके का मूल सिद्धांत था। स्रोत असल में इसे एक कदम और आगे ले जाता है। वो कैसे? जब इंसान बाहरी इनामों जैसे प्रसिद्धि या पैसा के लिए काम करता है, तो असफलता उसके अहंकार या ईगो पर चोट करती है। ओहो, हाँ। वह असफलता को अपनी व्यक्तिगत हार मान लेता है। मैं फेल हो गया, इसका मतलब मैं किसी लायक नहीं हूं। ऐसा ही सोचते हैं लोग। लेकिन जब इंसान आंतरिक रूप से प्रेरित होता है, तो वो अपने काम और अपनी व्यक्तिगत पहचान को अलग-अलग रखता है। एडिसन के लिए वे 1000 असफल प्रयोग उनकी हार नहीं थे। तो वो क्या थे? बल्कि वे डेटा थे। डेटा, ये शब्द बहुत भारी है। हाँ, वे सूचना के ऐसे टुकड़े थे जो उन्हें बता रहे थे कि कौन सा रास्ता नहीं चुनना है। असफलता को डेटा में बदलने की ये क्षमता केवल उसी इंसान में आ सकती है जिसकी प्रेरणा पूरी तरह से आंतरिक हो। असफलता को डेटा में बदलना, ये वाकई में एक ऐसा विचार है जो किसी भी मुश्किल काम को आसान बना सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो स्रोत हमें आंतरिक प्रेरणा का जो नक्शा देता है, वो 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। जी। पहला, महारत की चाहत, यानी किसी से आगे निकलने की होड़ नहीं, बल्कि खुद को रोज 1% बेहतर बनाने की जिद। बिल्कुल। दूसरा, पहल, यानी ये इंतजार न करना कि कोई आके रास्ता दिखाएगा, बल्कि खुद अपनी जिम्मेदारी पर काम शुरू करना। एकदम सही। और तीसरा, निरंतर प्रयास, यानी जब सफलता दूर दूर तक नजर न आए और असफलता के डेटा का अंबार लग जाए, तब भी मैदान में टिके रहना। बिल्कुल। और इस चर्चा को व्यवहारिक बनाने के लिए स्रोत कुछ बहुत ही गहरे आत्ममंथन के सवाल प्रस्तुत करता है। अच्छा, वो कौन से सवाल हैं? ये सवाल एक तरह का लिटमस टेस्ट है जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने प्रेरणा के असली स्रोत को पहचान सकता है। हाँ, और वो सवाल कुछ इस तरह है। पहला विचार करने वाला बिंदु ये है कि क्या कोई इंसान तब भी पूरी शिद्दत और ईमानदारी से अपना काम करता है जब कमरे में कोई उसे देखने वाला या उसकी तारीफ करने वाला मौजूद ना हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या कुछ नया शुरू करने के लिए या किसी समस्या को सुलझाने के लिए हमेशा किसी और के आदेश, अनुमति या ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जाता है? और तीसरा, सबसे अहम सवाल, हाँ। जब महीनों तक काम का कोई फल न मिल रहा हो, जब प्रगति एकदम शून्य लग रही हो, तो क्या तब भी उस काम से जुड़े रहने का धैर्य और हिम्मत बची रहती है? यदि इन स्थितियों में किसी व्यक्ति का व्यवहार लड़खड़ाने लगता है, तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उसकी गाड़ी अभी भी बाहरी ईंधन से चल रही है। और जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की थी, वो ईंधन किसी भी लंबी और सार्थक यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का सार यही है कि बाहरी चीजें जैसे पैसा, शोहरत या समाज की मान्यता किसी इंसान को किसी नई यात्रा पर निकलने का पहला धक्का जरूर दे सकती हैं। जी, वे एक दरवाजा खोल सकते हैं। लेकिन महान काम करने की जो यात्रा होती है, वो इतनी लंबी, उबाऊ और चुनौतियों से भरी होती है कि उसे पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही शक्ति काम आती है, और वो है इंसान की अपनी आंतरिक प्रेरणा। बिल्कुल।
उस आग को पहचानना और इन 3 स्तंभों के जरिए उसे लगातार हवा देना ही असल में अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने का एकमात्र रास्ता है। एकदम सही कहा। और इसी बात पर अगर हम आज की इस चर्चा को एक बिल्कुल ही अलग और चरम दृष्टिकोण से देखें, हाँ। तो एक बहुत ही विचारोत्तेजक तस्वीर सामने आती है। मैं सोच रहा था कि कल्पना कीजिए कि कल सुबह दुनिया की पूरी व्यवस्था बदल जाए और सारे बाहरी इनाम अचानक से हवा में गायब हो जाएं। मतलब समाज में कोई पैसा ना बचे, काम के बदले मिलने वाला कोई पद न रहे। हाँ, कोई सोशल मीडिया ना हो जहां से इंसान को लाइक्स या मान्यता मिल सके, सब कुछ खत्म। पूरी तरह से शून्य। कोई भी ऐसा साधन ना बचे जिससे एक इंसान दूसरे इंसान पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर सके। बिल्कुल। अगर ऐसी दुनिया बन जाए जहां कोई भी काम करने का कोई भी बाहरी इनाम ना हो, तो जरा सोचिए, इंसानियत ऐसा कौन सा काम है जो फिर भी पूरी शिद्दत से करती रहेगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जब बाहर कोई शोर ना हो, जब तारीफ करने वाला या पैसा देने वाला कोई ना हो, उस गहरे सन्नाटे में भी जो काम जारी रहेगा, जो कला बनती रहेगी, जो खोज होती रहेगी, हाँ। वही असल में हमारी सबसे सच्ची, सबसे पवित्र और सबसे गहरी आंतरिक प्रेरणा है। क्या बात है! ये विचार हमें एक बहुत ही गहरे स्तर पर सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये हमें वापस उसी बात पर ले आता है जहां से हमने आज शुरुआत की थी। प्रेरणा को एक ईंधन समझने की जो हमारी धारणा थी, वो इसलिए गलत थी क्योंकि हम हमेशा बाहरी पेट्रोल पंपों की तलाश में भटकते रहते हैं। जबकि असल सच्चाई ये है कि वो इंजन, वो असीमित ऊर्जा का स्रोत हमेशा से हमारे अपने ही भीतर मौजूद था। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम बाहरी शोर को थोड़ा कम करें और उस आंतरिक पुकार को सुनें। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।